विपिन रावत जी इसमें शहीद हो गए हैं। उनके साथ और जो उनके सहयोगी जो थे वो भी इसमें इसका दुर्घटना का शिकार बन चुके हैं। तो मैं अपनी क्षत्रिय महिला महासभा की ओर से उन वीरों को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करती हूँ कि देखिए, इन्हीं के कारण हम आराम से सोते हैं अपने घरों में। रक्षा का भार इन्हीं लोगों पे रहता है, सेना पे। और ये तीनों सेनाओं के अध्यक्ष थे और इन्होंने इनकी पत्नी भी उस दुर्घटना में थी। और देखिए कितनी, ये कहते हैं कि इसमें जिस हेलीकॉप्टर में थे ये, वो इतना आधुनिक सुविधाओं से लैस था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हुआ है इसमें कि कुछ पता ही नहीं चल पाया और ये क्रैश हो गया। तो इस दुखद घटना के लिए मैं एक बार फिर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करती हूँ इन दो लाइनों के साथ कि वतन की शान में जो अपना नाम करते हैं, वतन की शान में जो अपना नाम करते हैं, चांद तारे भी उन्हें झुककर सलाम करते हैं। ओम शांति ओम। भारत माता की। इसी क्रम में हमारे बीच में हमारे बड़े भाई विनय रोहेला जी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश के प्रवक्ता हैं। मैं निवेदन करूंगा कि अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। साथियों, जनरल साहब के व्यक्तित्व के बारे में सभी पूर्व वक्ताओं ने अपने श्रद्धा सुमन के अंतर्गत सारा उनका चरित्र और देश के प्रति समर्पण और अर्पण उन सब की चर्चा की है। मैं तो बस एक थोड़ा सा अपना दृष्टांत बताकर अपनी बात रखना चाहता हूँ कि दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे। उनको फ़ोन आया जनरल साहब का कि आप घर पे आने वाले थे और वो मीटिंग में भूल गए जाना। तो उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ। तो मैंने कहा, मुझे कहने के विनय जी आप भी चलिए साथ में। तो मेरा जनरल साहब से तब पहला बार मिलना हुआ। घर में बहुत शालीन, सौम्य, व्यवहारिक, उत्तराखंड की पूरी छाप, और बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था कि इतने बड़े जनरल के सामने बैठे हैं। बिल्कुल एकदम सिंपल कपड़े, अंदर कमरा दिखाया तो पूरी लाइब्रेरी, उसमें उत्तराखंड की किताबें बहुत सारी, और फिर पूजा घर, और फिर अपना सिंपल सुबह अपना जिम्नास्टिक करना, और इस प्रकार की दिनचर्या में एक साधारण व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने, वहाँ लग रहा था कि है जनरल, लेकिन बहुत ही साधारण भारत माँ के लाल है। दूसरा वाकया पड़ा कि जब ये हाइड्रो प्लेन वहाँ से रिलीज कराना था, नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा अब तो आप CDS बन गए, तो तीनों सेनाओं के जनरल हो गए। कहते नहीं बोला जी CDS का मामला नहीं है, फौज का मामला रहता है, लिखन पढ़न में चलता है सब, और देखते हैं, कोशिश करते हैं अगर आपको सफलता मिल जाए। फिर सफलता मिली। फिर तीसरा मामला है टैंक का। फिर कह रहे अब क्या हुआ? मैं वो टैंक रिलीज नहीं हो रहा है। तो कहने लगी उसमें भी थोड़ा गवर्नमेंट को एफिडेविट देना पड़ेगा। और अल्टीमेटली उन्होंने बहुत प्रयास करा हमारे लिए, जसपुर के लिए, और हमको ये कार्य यहाँ मिले। उनका व्यक्तित्व अपने आप में बहुत शालीन था, व्यवहारिक था, बात की गहराई तक जाने की वो कोशिश करते थे। हमेशा निर्भीकता से दूसरे को मौका देते थे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, आप बताइए, काम क्यों नहीं हो रहा, तो निर्भीकता पूर्वक बताइए। और एक अनुशासन के बहुत प्रिय थे। 10:35 तो 10:35। तो जनरल साहब कह रहे थे कि साहब मेरी पत्नी कहती है कि आप तो, मैंने मेरी पूजा का टाइम भी फिक्स कर दिया कि 10:15 बजे आप पूजा खत्म कर लेंगे, तो मैं 10:15 के बाद टेबल पर खाने का आना ही है, नहीं आएंगे तो मैं खा के निकल जाऊँगा। इस तरह की बातें उन्होंने अपने बताई। मैं समझता हूँ ऐसे जनरल और ऐसे भारत माँ के लाल, जिन्होंने अपने जीवन से भारत माता को कर्तार्थ किया, पूरे देश को कर्तार्थ किया, अपने कार्य से देश के अनेकों लड़ाइयों के अंदर भारत का मान और सम्मान जिस तरह से बढ़ा सकते थे बढ़ाया, और देश के नेतृत्व को करते हुए उन्होंने जो देश की गरिमा बनाई, वो सब जानते ही हैं। ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में से चले जाने से हम नहीं, पूरा विश्व अशोभित है। और निश्चित रूप से विश्व के अंदर भी वो मेरे ख्याल से 18वीं कैडर के जनरल माने जाते थे। वही बता रहे थे कि मेरा जो जनरल की रैंक है, वो आज जो जनरलों की कैडर रैंक निकाली है उसमें 18वां नंबर शायद मुझे बता रहे थे अपनी बातचीत में उस टाइम, थोड़ा मुझे हल्का याद आ रहा है। तो ऐसे तेज तरार, गंभीर और व्यवहारिक रूप से पहाड़ी लड़ाइयों में निपुण ऐसे हमारे जनरल साहब थे। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुनः
पुनः पुनः उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।